नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप ये वीडियो रात के समय देख रहे हैं तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना बताई जाती है जिसे सुनकर अच्छों की नींद उड़ जाती है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये कहानी मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका नाम है अंकित वर्मा और वो मुंबई में रहता है। अंकित वर्मा एक बिल्कुल आम लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी आम नहीं थी। वो मुंबई में एक नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर में काम करता था, जहां उसकी पूरी दिनचर्या उल्टी चलती थी। जब पूरी दुनिया सोती थी तब वो काम करता था, और जब दुनिया जागती थी तब वो सोने की कोशिश करता था। रोज रात 9 बजे ऑफिस जाना, सुबह 5-6 बजे घर लौटना, फिर दिन भर सोने की कोशिश करना, लेकिन नींद कभी पूरी नहीं होती थी। कभी अजीब कस्टमर्स के कॉल्स, कभी गुस्से वाले लोग, कभी ऐसी बातें जो दिमाग में बार बार घूमती रहती थी। धीरे धीरे उसका दिमाग थकने लगा था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कितने दिन और ये सब झेल पाएगा। एक दिन जब वो सुबह काम से वापस आया तो उसे अपने कमरे में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं होती, बल्कि अंदर तक अजीब सा एहसास कराती है। उसने दरवाजा बंद किया, बैग एक तरफ रखा और बिना लाइट जलाए ही बिस्तर पर बैठ गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा भर रही थी। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, बस अब बहुत हो गया, उसे कुछ दिनों के लिए इस सब से दूर जाना होगा। तभी उसे अपने गांव की याद आई, कुंदरई, एक छोटा सा गांव जहां वो बचपन में हर छुट्टियों में जाया करता था। वहां न कोई शोर था, न कोई भागदौड़, बस सुकून और शांति थी। लेकिन उसी गांव के साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में वो बचपन से सुनता आया था, लेकिन कभी खुद देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक श्मशान घाट, जिसके बारे में गांव वाले खुलकर बात नहीं करते थे। उस दिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसी दिन ऑफिस में छुट्टी डाली, अपना काम थोड़ा संभाला और अगले ही दिन अपना बैग पैक करके निकल पड़ा मुंबई से अपने गांव की तरफ। सफर लंबा था, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उसे लग रहा था कि वो शहर की दुनिया से दूर किसी और ही जगह जा रहा है, जहां ना इंटरनेट मायने रखता है, न काम की डेडलाइंस, बस सन्नाटा और एक अजीब सा सुकून। करीब 10 घंटे के सफर के बाद जब वो अपने गांव कुंदरई पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। कच्ची सड़कें, मिट्टी की खुशबू, दूर तक फैले खेत। लेकिन इस बार उसे वही गांव थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे कुछ बदल चुका हो या फिर कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। घर पहुंचते ही उसके माता पिता बहुत खुश हुए। मां ने तुरंत खाना बनाया और कई दिनों बाद अंकित ने चैन से खाना खाया। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जब वो गांव में घूम रहा था तो उसने नोटिस किया कि कुछ लोग उसे देखकर अचानक चुप हो जाते हैं। कुछ बुजुर्ग उसे देखते ही नजरें फेर लेते हैं, जैसे वो कुछ जानते हो लेकिन उसे बताना नहीं चाहते। और सबसे अजीब बात, जब भी वो उसी रास्ते के पास जाता जो श्मशान घाट की तरफ जाता था, तो अचानक हवा ठंडी हो जाती और माहौल भारी सा लगने लगता। अब तक अंकित को भी महसूस होने लगा था कि ये सफर उतना सामान्य नहीं होने वाला जितना उसने सोचा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में उस गांव में कुछ ऐसा है जो लोगों को डराता है, या ये सब सिर्फ एक वहम है? और अगर ये वहम है तो उस रात जो कुछ उसने सुना वो क्या था? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 10 बजे का समय था और गांव कुंदरई में धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा था। दिन की सारी हलचल अब खत्म हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे और बाहर बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अंकित अपने घर के आंगन में बैठा था, हाथ में चाय का कप था,
लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। शाम से जो अजीब सा एहसास उसे हो रहा था वो अब और भी गहरा होता जा रहा था। बार बार उसके दिमाग में वही रास्ता घूम रहा था जो श्मशान घाट की तरफ जाता था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे वहां जाने के लिए खींच रही हो। तभी पीछे से सुरेश की आवाज आई, क्या सोच रहा है? अंकित ने मुड़कर देखा तो सुरेश के साथ बबलू और करण भी खड़े थे। अंकित ने हल्की मुस्कान के साथ बात टालनी चाही, लेकिन सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कह दिया कि वो जानता है अंकित क्या सोच रहा है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अंकित ने मान लिया कि वो श्मशान के बारे में ही सोच रहा है। ये सुनते ही तीनों दोस्तों के चेहरे गंभीर हो गए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। बबलू ने धीरे से उसे मना किया, लेकिन अंकित अब फैसला कर चुका था, आज रात वो श्मशान जाएगा। करीब 11 बजे चारों दोस्त गांव के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। आसमान पूरी तरह काला था, चांद बादलों में छुपा हुआ था और रास्ते में बस एक टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो सुरेश के हाथ में थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही हिल रही थी और कहीं कहीं से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। करण अचानक रुक गया और बोला कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अंकित ने उसे समझाते हुए आगे बढ़ने को कहा। कुछ ही देर में वो चारों श्मशान घाट पहुंच गए। जैसे ही अंकित ने वहां कदम रखा, उसे लगा जैसे अचानक ठंड बढ़ गई हो। एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध फैली हुई थी और कुछ अधजली चिताएं अब भी वहां पड़ी थीं। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अंकित ने धीरे से पूछा कि क्या यही वो जगह है, और सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तभी अचानक किसी सूखी लकड़ी पर पैर पड़ने जैसी आवाज आई। चारों एकदम चुप हो गए। अंकित ने टॉर्च उठाकर इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से। अब करण का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंकित का हाथ पकड़ लिया और वापस चलने को कहा, लेकिन अंकित अब पूरी तरह उस आवाज की तरफ ध्यान दे रहा था। उसने टॉर्च उसी दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, और तभी उसे कुछ दिखा। दूर एक अधजली चिता के पास कोई खड़ा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वो चीज हल्की सी हिली और अगले ही पल गायब हो गई। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने भी देखा, और सुरेश की कांपती आवाज ने साफ कर दिया कि वो सब कुछ देख चुके थे और वो कोई इंसान नहीं था। अब चारों के अंदर डर पूरी तरह बैठ चुका था। माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। तभी अचानक उनके पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, आ गए तुम। ये आवाज इतनी पास से आई थी कि ऐसा लगा जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। चारों के शरीर जैसे जम गए। धीरे धीरे अंकित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बनने वाला था। अंकित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक धुंधली काली आकृति खड़ी थी। देखने में वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वो हल्के हल्के हिलने लगे, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। सुरेश की आवाज डर से कांप रही थी। उसने पूछा, ये क्या है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बबलू और करण तो डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए थे, और अंकित बस उस आकृति को घूरता रह गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो जो देख रहा है वो क्या है। रहा है वो सच है या उसका भ्रम? तभी वो आकृति धीरे धीरे एक कदम उनकी तरफ बढ़ी, और उसी के साथ आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उस जगह की सारी गर्मी खत्म हो गई हो। अंकित के हाथ कांपने लगे।
लेकिन उसने किसी तरह टॉर्च पकड़े रखी। फिर वो आकृति धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची, वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आया। ना आंखें, ना चेहरा, बस एक गहरा काला खालीपन, जैसे कोई अंधेरा ही उसका चेहरा हो। करण अब और डर सहन नहीं कर पाया और जोर से चिल्लाया कि यहां से भागो। और उसी पल उस आकृति अचानक तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। चारों दोस्तों के होश उड़ गए और बिना पीछे देखे वो लोग भागने लगे। श्मशान की सूखी जमीन पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर हिल रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर है। बस सबको वहां से दूर भागना था। अंकित को साफ महसूस हो रहा था कि वो चेहरे की तरफ पहुंचने लगी है, जैसे कोई उनके पीछे है, जैसे कोई उनके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। अचानक बबलू का पैर पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अंकित तुरंत रुक गया और उसकी तरफ दौड़ा, जबकि सुरेश और करण डर के मारे आगे निकल गए थे। बबलू जमीन पर पड़ा कांप रहा था और उठ नहीं पा रहा था। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, रुको। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और करीब थी। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके बबलू का हाथ पकड़ा और उसे उठाने लगा। तभी टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए झपकी और उसी पल वो काली आकृति अचानक उनके बिल्कुल सामने आ गई। इतनी करीब कि अंकित को उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। बबलू की जोर से चीख निकल गई। डर के बावजूद अंकित ने बबलू को खींचा और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। अब चारों दोस्त बस किसी तरह उस श्मशान से बाहर निकलना चाहते थे। उनके पीछे से आती आहट अब भी उनका पीछा कर रही थी, जैसे वो चीज उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर तक भागने के बाद आखिरकार वो लोग गांव की सीमा तक पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने श्मशान की हद पार की, अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई आहट, ना कोई साया। चारों वहीं रुक गए, हांफते हुए, पसीने से भीगे हुए और पूरी तरह डर चुके थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुरेश ने धीरे से कहा कि उसने पहले ही मना किया था कि वो जगह ठीक नहीं है। अंकित अब भी पीछे अंधेरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि वो चीज अभी भी उन्हें देख रही है, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा सन्नाटा। उस रात के बाद चारों अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जो उन्होंने श्मशान में देखा था वो वहीं खत्म नहीं हुआ था। उस रात के बाद चारों अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन किसी की भी हालत ठीक नहीं थी। अंकित जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे अभी भी उसे यकीन न हो कि वो सच में वहां से वापस आ गया है। उसके दिमाग में बार बार वही श्मशान का मंजर घूम रहा था, वो काली आकृति, वो ठंडी हवा और वो आवाज, आ गए तुम। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब डर की वजह से हुआ वहम था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी अंधेरी थी और बाहर से आती हवा खिड़की को हल्का हल्का हिला रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन फिर उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा उसे देख रहा हो। उसका गला सूख गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच वही काली आकृति खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा अब भी काले साये में डूबा हुआ था, जैसे वहां कुछ हो ही ना। अंकित का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, ना आवाज निकाल पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अंकित पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहा था, जैसे कोई उसे जकड़ कर बैठा हो।
अब वो आकृति उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही हो, और तभी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार उसके कान के बिल्कुल पास। वापस क्यों आए? अंकित की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की और अचानक उसकी आवाज निकल गई, माँ। जैसे ही उसने चिल्लाया, वो आकृति एकदम से गायब हो गई। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले ही पल उसकी माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई और घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ? अंकित कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने कमरे के कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और माँ से कह दिया कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। वो सच बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सुबह होते ही वो सीधे अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने सुरेश, बबलू और करण को देखा, वो समझ गया कि कुछ न कुछ उनके साथ भी हुआ है। तीनों के चेहरे उतरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे रात भर किसी ने उन्हें सोने नहीं दिया हो। अंकित ने बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी। कुछ पल की खामोशी के बाद सुरेश ने धीरे से कहा कि वो चीज उसके घर भी आई थी। ये सुनते ही अंकित के रोंगटे खड़े हो गए। बबलू ने कहा कि उसे भी ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा था, और करण ने डरते हुए कहा कि उन्होंने उसे छेड़ दिया है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब चारों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो चीज श्मशान से उनके साथ आ गई थी? और अगर हां, तो अब उससे बचने का रास्ता क्या था? माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था, और अब यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं रही थी, बल्कि कुछ ऐसा बन चुका था जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर हावी होने लगा था। सुबह की हल्की धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन अंकित और उसके दोस्तों के चेहरों पर रात का डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। चारों एक जगह चुपचाप बैठे थे, लेकिन इस बार उनके बीच ना हंसी थी, ना मजाक, सिर्फ एक भारी खामोशी थी। हर किसी के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अंकित ने धीरे से कहा कि अब यह सब सामान्य नहीं है, और अगर उन्होंने इसे हल्के में लिया तो शायद वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। सुरेश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि गांव में एक आदमी है जो इन सब चीजों के बारे में जानता है। उसका नाम हरिनाथ बाबा है, और वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास अकेले रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसी अनदेखी चीजों का ज्ञान है, लेकिन गांव वाले उनसे थोड़ा दूरी बनाकर ही रहते हैं। पहले तो ये सब बातें सिर्फ कहानियों जैसी लगती थीं, लेकिन अब चारों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद चारों गांव के किनारे की तरफ चल पड़े। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी, और माहौल हर कदम के साथ और भारी होता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर काफी पुराना और टूटा फूटा था। दीवारों में दरारें थीं और आसपास अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां हरिनाथ बाबा रहते थे। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे, बिना किसी के छुए ही उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों एकदम रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई, आ गए तुम लोग। डरते डरते वो अंदर गए तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके बैठा है, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में माला। उन्होंने आंखें खोले बिना ही कहा, श्मशान गए थे ना? ये सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अंकित ने घबराकर पूछा कि उन्हें कैसे पता, तो बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसकी तरफ गहरी नजरों से देखने लगे, जैसे वो सब कुछ जान रहे हो। उन्होंने कहा कि जिस जगह वो गए थे
वो सिर्फ एक श्मशान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अधूरी आत्माएं भटकती हैं, और जो कोई भी वहां जाता है, अगर वो उन्हें पसंद आ जाए तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ती। ये सुनकर करण के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए पूछा कि अब उनके साथ क्या होगा। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले कि तुम चारों में से किसी एक को उसने चुन लिया है और बाकी 3 बस उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये सुनते ही चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अचानक रात की वो आवाज याद आई। वापस क्यों आए? उसे लगने लगा कि शायद वो उसी से बात कर रही थी। तभी बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, उसने तुझे ही चुना है। ये सुनते ही अंकित का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दोस्त भी उसे घबराकर देखने लगे, लेकिन अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाबा ने आगे बताया कि वो आत्मा अब अंकित से जुड़ चुकी है और अब वो उसे हर जगह महसूस होगी, उसके घर में, उसके आसपास, उसके सपनों में, और धीरे धीरे वो उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी। सुरेश ने घबराकर पूछा कि क्या इससे बचने का कोई तरीका है? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा कि तरीका है, लेकिन आसान नहीं। अगर सच में बचना है तो आज रात उन्हें फिर से उसी श्मशान में जाना होगा, और इस बार जो भी होगा उसका सामना करना होगा। ये सुनते ही चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। जहां वो एक बार मुश्किल से जान बचाकर भागे थे, अब उन्हें वहीं वापस जाना था। लेकिन इस बार भागने का मौका शायद नहीं मिलेगा। माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था, और अब ये साफ था कि ये खेल उनके हाथ से निकल चुका है। हरिनाथ बाबा की बात सुनने के बाद चारों कुछ देर तक वहीं बैठे रह गए, जैसे उनके पैरों में जान ही न बची हो। अंकित के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज रात फिर से उसी श्मशान में जाना है, उसी जगह जहां से वो किसी तरह जान बचाकर भागे थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार वो सिर्फ देखने नहीं, बल्कि सामना करने जा रहे थे। गांव लौटते वक्त रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। चारों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई अंदर ही अंदर डर से लड़ रहा हो। घर पहुंचने के बाद भी किसी को चैन नहीं था। अंकित अपने कमरे में बैठा बार बार बाबा की बातों को याद कर रहा था। उसने तुझे चुना है, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते जा रहे थे। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई और गांव में फिर वही सन्नाटा फैल गया। लेकिन आज का सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ होने वाला हो। करीब 11 बजे सुरेश, बबलू और करण अंकित के घर के बाहर आ गए। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। बिना समय गंवाए वो चारों फिर उसी रास्ते की तरफ चल पड़े जो श्मशान घाट की तरफ जाता था। रास्ता वही था, लेकिन आज हर चीज अलग लग रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। टॉर्च की हल्की रोशनी अंधेरे को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में वो फिर श्मशान घाट पहुंच गए। इस बार वहां का सन्नाटा और भी गहरा था, जैसे पूरी जगह किसी अनजाने डर से भरी हुई हो। अंकित ने हिम्मत करके धीरे से पूछा कि अब क्या करना है। तभी पीछे से वही आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए। चारों एकदम मुड़े, और इस बार वो आकृति पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे उन्हीं तरफ बढ़ रही थी, और हर कदम के साथ जमीन पर पड़ी राख उड़ने लगी थी। अंकित का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो आकृति रुक गई और एक भारी टूटी हुई आवाज में बोली, मुझे कोई याद नहीं करता। यह सुनते ही चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ये बात उन्होंने सोची नहीं थी। आकृति ने फिर कहा, मुझे यहां छोड़ दिया गया, अधूरा। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा
कि वो कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। अंकित ने डर के बावजूद पूछा, तुम चाहती क्या हो? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मुक्ति। ये शब्द सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंकित को अब लगने लगा था कि शायद वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अपनी अधूरी बात बताने आई है। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई और वो आकृति जोर से चिल्लाई, लेकिन अब देर हो चुकी है। अंकित घबरा गया और पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसकी आवाज और भारी हो गई, अब तुम भी यही रहोगे। ये सुनते ही चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। अगले ही पल वो आकृति अचानक कई हिस्सों में बंटने लगी, जैसे एक नहीं बल्कि कई साए बन रहे हो। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ वही काले साए फैल गए और अब वो चारों को घेर चुके थे। अब ये साफ था कि मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है और शायद इस बार वहां से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होगा। जारी रहेगा। श्मशान के बीचों बीच खड़े अंकित और उसके दोस्त अब पूरी तरह घिर चुके थे। जहां पहले सिर्फ एक काली आकृति थी, अब वहां दर्जनों साए बन चुके थे जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हर साया अलग था, लेकिन सब में एक जैसा ठंड, आपन और डर छुपा हुआ था। हवा तेज चलने लगी थी और राख उड़कर उनके चेहरे से टकरा रही थी। माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। करण डर के मारे कांपते हुए बार बार पूछ रहा था कि अब क्या करेंगे, लेकिन इस बार किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुरेश और बबलू भी पूरी तरह घबरा चुके थे, जबकि अंकित के दिमाग में सिर्फ हरिनाथ बाबा की बात गूंज रही थी, सामना करना होगा। तभी उन सायों में से एक साया बाकी सबसे अलग होकर आगे बढ़ा और धीरे धीरे फिर से उसी काली आकृति का रूप लेने लगा। बाकी सारे साए पीछे हट गए, जैसे वो उसी के इशारे पर चल रहे हों। अब साफ था कि वही इन सब की असली वजह थी। अंकित ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और फिर से पूछा कि वो चाहती क्या है। इस बार उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत भी थी। आकृति कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे याद करो। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। अंकित ने धीरे से पूछा कि वो कौन है, और तभी आसपास की हवा अचानक शांत होने लगी। आकृति के चारों तरफ का अंधेरा थोड़ा हटने लगा और पहली बार उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था, जैसे उसका कुछ हिस्सा गायब हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसका नाम सीता था। ये सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे बताया कि सालों पहले उसे यहाँ लाया गया था, लेकिन उसका अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो अधूरी रह गई। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। वो कोई साधारण साया नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसे शांति नहीं मिली थी। अंकित ने हिम्मत करके पूछा कि वो क्या चाहती है, तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मुक्ति। ये सुनते ही चारों को लगा कि शायद वो उसकी मदद कर सकते हैं। अंकित ने तुरंत कहा कि वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन अचानक ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और उसकी आवाज फिर से भारी हो गई। उसने जोर से कहा कि अब कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। अंकित ने घबराकर फिर कहा कि वो सच में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वो आकृति जोर से चिल्लाई, झूठ। और उसी के साथ चारों तरफ खड़े सारे साए फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक। बबलू डर के मारे चिल्लाया कि भागो, लेकिन इस बार अंकित नहीं भागा। वो वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और जोर से कहा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनते ही अचानक सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, साए वहीं ठहर गए और पूरा श्मशान एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा था
और लग रहा था कि आगे जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अंकित के शब्द हवा में गूंजते ही पूरा श्मशान जैसे थम गया। तेज चलती हवा अचानक रुक गई, उड़ती हुई राख जैसे हवा में ही रुक गई, और चारों तरफ खड़े वो काले साए भी एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। सुरेश, बबलू और करण डर के मारे वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी नजर अब सिर्फ अंकित पर थी, क्योंकि वही अकेला था जिसने भागने के बजाय रुककर उस चीज का सामना किया था। अंकित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो आकृति अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके आसपास का अंधेरा थोड़ा कम हो चुका था और उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह गहरी पीड़ा और उदासी दिखाई दे रही थी, जैसे वो सच में सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। अंकित ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो सच में उसकी मदद करना चाहता है और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं इस बार डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा, फिर वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके ठंडी मौजूदगी अब साफ महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसा डर नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर सच में मदद करनी है तो उसे उसका सच जानना होगा और जो वो देखेगा उसे सहन करना होगा। अंकित ने बिना सोचे हाँ कह दिया। जैसे ही उसने हाँ कहा, उसके आसपास का पूरा माहौल बदलने लगा। श्मशान, साए और उसके दोस्त सब धुंधले होने लगे और अगले ही पल वो खुद को एक अलग ही जगह खड़ा पाया। वो अब श्मशान नहीं था, बल्कि जैसे किसी पुराने समय का दृश्य था। सामने कुछ लोग खड़े थे और बीच में एक चिता तैयार की जा रही थी। अंकित ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वही सीता, लेकिन इस बार वो जिंदा थी। वो डरी हुई थी, रो रही थी और बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। अंकित समझ गया कि वो उसका अतीत देख रहा है। सीता बार बार इशारा कर रही थी कि वो जिंदा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लोग उसे जबरदस्ती चिता के पास ले गए और कुछ ही पलों में आग जला दी गई। अंकित के अंदर झटका सा लगा। वो सब कुछ रोकना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस खड़ा होकर सब देखता रहा। कुछ ही देर में वो दृश्य खत्म हो गया और अचानक सब कुछ फिर बदल गया। अगले ही पल अंकित फिर से उसी श्मशान में खड़ा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और शरीर कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि सीता की आत्मा इतनी बेचैन क्यों है। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसके सामने खड़ी सीता की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन उनके पीछे एक गहरा गुस्सा भी छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा कि अब तुम समझ गए। उसके ये कहते ही चारों तरफ खड़े साए फिर से हिलने लगे, जैसे कुछ फिर होने वाला हो। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अंकित सच्चाई जान चुका था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या वो सच में उसे मुक्ति दिला पाएगा, या फिर वही साया उसे भी इस श्मशान का हिस्सा बना देगा? अंकित के मैं समझ गया कहते ही श्मशान का माहौल एक बार फिर बदलने लगा। जो साए कुछ देर पहले शांत हो गए थे, वो अब फिर से धीरे धीरे हिलने लगे और हवा में एक अजीब सा भारीपन लौट आया। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिख रहा था। उसने अंकित की तरफ देखा और धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा कि अब तुम सच जान चुके हो, लेकिन सिर्फ सच जान लेना ही काफी नहीं होता। अंकित कुछ बोल पाता उससे पहले ही चारों तरफ खड़े साए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। सुरेश, बबलू और करण डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा श्मशान उन्हें घेर चुका हो। अंकित ने हिम्मत जुटाकर कहा
कि अगर उसे मुक्ति चाहिए तो वो उसकी मदद करेगा, चाहे जो भी करना पड़े। उसकी आवाज में इस बार डर के साथ एक मजबूत इरादा भी था। सीता कुछ पल के लिए शांत हो गई, जैसे वो उसकी बात को महसूस कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर सच में उसकी मदद करनी है तो उसे वहीं खत्म करना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। अंकित समझ गया कि वो उसी चिता की बात कर रही है जहां उसके साथ सब हुआ था। लेकिन तभी अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और चारों तरफ की राख हवा में उड़ने लगी। साए अब और भी खतरनाक हो चुके थे और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। करण डर के मारे चिल्लाने लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। बबलू की हालत भी खराब हो चुकी थी और सुरेश भी घबरा गया था। लेकिन अंकित ने खुद को संभालते हुए जोर से कहा कि कोई नहीं भागेगा। तभी सीता ने अपना हाथ उठाकर श्मशान के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी अधजली चिता पड़ी थी जो बाकी सबसे अलग लग रही थी। अंकित को तुरंत समझ आ गया कि यही वो जगह है। वो बिना सोचे उस तरफ दौड़ पड़ा और उसके दोस्त भी डर के बावजूद उसके पीछे भागे। अब और तेज हो चुके थे, जैसे वो उन्हें वहां तक पहुंचने से रोकना चाहते हों। आखिरकार वो उस चिता तक पहुंच गए। जैसे ही अंकित ने उसके पास कदम रखा, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जबकि आसपास की हवा अब भी ठंडी थी। उसने कांपते हाथों से उस चिता की राख को छुआ और उसी पल उसके दिमाग में सीता के दर्द और उसकी आखिरी चीखों की झलकियां दौड़ने लगी। वो अचानक घुटनों के बल गिर गया। उसका सिर दर्द से फटने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। उसके दोस्त घबराकर उसे उठाने लगे, लेकिन वो जैसे उस जगह से जुड़ चुका था। तभी पीछे से सायों की आवाज और तेज हो गई और वो अब बस कुछ ही कदम दूर रह गए थे। समय बहुत कम था। अंकित ने पूरी ताकत जुटाकर जोर से कहा कि वो उसे अधूरा नहीं रहने देगा। ये सुनते ही अचानक वो चिता हल्की सी चमकने लगी और साए कुछ पल के लिए रुक गए। अब सब कुछ उसी एक पल पर टिका था। या तो अंकित उसे मुक्ति दिला पाएगा या फिर ये आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। अंकित के "मैं तुम्हें अधूरा नहीं रहने दूंगा" कहते ही श्मशान का माहौल जैसे कांप उठा। जिस अधजली चिता को उसने छुआ था वो धीरे धीरे हल्की रोशनी देने लगी। कुछ पल के लिए चारों तरफ फैले साए रुक गए, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें रोक लिया हो। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही पल हवा फिर से तेज हो गई और वो सारे साए पहले से भी ज्यादा गुस्से के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। अंकित अभी भी घुटनों के बल बैठा था और उसका दिमाग सीता के दर्द और उसकी आखिरी यादों से भरा हुआ था। लेकिन अब उसके अंदर डर की जगह हिम्मत आ चुकी थी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो पूरी तरह घबराए हुए थे और जोर से कहा कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। तभी चिता की रोशनी और तेज हो गई और राख के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई देने लगा। अंकित ने बिना देर किए राख हटानी शुरू कर दी और उसके दोस्त भी डर के बावजूद उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उन्हें अंदर से अधजली हड्डियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। तभी पीछे से सायों की एक साथ तेज आवाज आई और वो चारों की तरफ झपट पड़े। सुरेश और करण डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अंकित वही रुका रहा। उसने जल्दी जल्दी उन हड्डियों को इकट्ठा किया और कहा कि यही उसका अधूरा अंतिम संस्कार है, इसे पूरा करना होगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। तभी सीता की आवाज फिर से गूंजी, "अब याद आया?" अंकित ने बिना पीछे देखे जवाब दिया कि हाँ, और अब सब खत्म होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो। तीनों ने तुरंत उसकी बात मानी और पास से लकड़ियां लाकर चिता के पास रख दी। साए अब और भी करीब आ चुके थे, जैसे वो उन्हें रोकने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हों।
अंकित ने काम से हाथों से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे चिता के पास ले गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर हिम्मत करके आग लगा दी। जैसे ही आग ने लकड़ियों को पकड़ना शुरू किया, पूरा श्मशान एक तेज चीख से गूंज उठा। वो आवाज ना पूरी तरह दर्द की थी और ना ही पूरी तरह गुस्से की, लेकिन इतनी भयानक थी कि चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक सारे साए वहीं रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसी के साथ सीता की आकृति भी बदलने लगी। उसका चेहरा अब पहले जैसा डरावना नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। धीरे खड़ा हुआ और उसने देखा कि सीता उसे देख रही है। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और अगले ही पल उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, सारे साए भी एक एक करके खत्म होने लगे। हवा शांत हो गई और श्मशान फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था, सिर्फ सन्नाटा। चारों दोस्त वहीं खड़े थे, हाफते हुए, लेकिन इस बार जिंदा और सुरक्षित। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या सच में सब खत्म हो गया था या अभी कुछ और बाकी था? श्मशान में अचानक छाई उस गहरी शांति ने चारों दोस्तों को कुछ पल के लिए राहत जरूर दी, लेकिन उनके दिलों में अभी भी डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हवा अब ठंडी जरूर थी, लेकिन पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। अंकित, सुरेश, बबलू और करण एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सब अभी भी जिंदा हैं। जिस जगह कुछ देर पहले खौफ और चीखों का माहौल था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और चिता की धीमी धीमी जलती आग। अंकित ने धीरे से पीछे मुड़कर उस चिता की तरफ देखा, जहां से अब हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। आग अब भी जल रही थी, लेकिन उसमें अब कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे सब कुछ पूरा हो चुका हो। उसे सीता के आखिरी शब्द याद आए, धन्यवाद। उसके चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान आ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी घबराहट बाकी थी। सुरेश ने धीरे से कहा कि अब हमें यहां से चलना चाहिए, और तीनों ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। चारों दोस्त धीरे धीरे श्मशान से बाहर निकलने लगे। इस बार उनके कदम पहले से हल्के थे, लेकिन हर कोई बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, कहीं कुछ फिर से शुरू ना हो जाए। जैसे ही वो श्मशान की सीमा पार करके गांव की तरफ बढ़े, अचानक अंकित को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। वो एकदम रुक गया। करण ने पूछा क्या हुआ, लेकिन अंकित ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। श्मशान पूरी तरह शांत था, लेकिन उसी पल चिता की आग अचानक तेज भड़की और धुएं में एक हल्की सी आकृति बनती हुई दिखाई दी। वही चेहरा, वही आंखें, सीता। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांति और हल्की सी मुस्कान थी। उसने दूर से ही अंकित की तरफ देखा, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर धीरे धीरे वो धुआं हवा में घुल गया। इस बार सच में सब खत्म हो चुका था। चारों दोस्त बिना कुछ बोले गांव लौट आए। उस रात किसी को नींद नहीं आई, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि उस सच्चाई की वजह से जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। अगले दिन वो फिर हरिनाथ बाबा के पास गए और सारी बात बताई। बाबा ने शांत होकर कहा कि अब सब ठीक है, वो आत्मा मुक्त हो चुकी है और अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य होने लगा। कुछ दिनों बाद अंकित वापस अपने शहर लौट गया, लेकिन वो घटना उसकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। उसने ये बात बहुत कम लोगों को बताई, क्योंकि उसे खुद भी यकीन नहीं होता था कि उसने जो देखा वो सच था या कुछ और। लेकिन एक बात वो हमेशा याद रखता था, हर अधूरी कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी आपने अभी सुनी,
ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और सच कहूं, जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा था ना, तो कई बार ऐसा लगा जैसे मैं खुद उस श्मशान में खड़ा हूं। वही ठंडी हवा मेरे आसपास घूम रही है, वही सन्नाटा मेरे कानों में गूंज रहा है, और कोई मुझे दूर से देख रहा है। जब अंकित ने पहली बार उस श्मशान में कदम रखा होगा ना, शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी जिज्ञासा उसे ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होता। और जब उसने वो सब देखा, वो साए, वो आवाज, वो अधूरी आत्मा, तो सोचो उस पर क्या बीती होगी। सच बताऊं, जब मैं ये सब इमेजिन कर रहा था तो कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा हो, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और मैं बस उसे देख नहीं पा रहा। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? ये कि ऐसी अधूरी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कई बार वो हकीकत भी होती हैं। हम बस उन्हें समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर अधूरी आत्मा, हर अधूरी इच्छा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में पूरी होने का इंतजार करती है। और अगर वो पूरी नहीं होती तो शायद वो इसी तरह भटकती रहती है, किसी का इंतजार करती हुई। जब अंकित ने हिम्मत दिखाई, भागने के बजाय रुककर उसका सामना किया, तभी वो सब खत्म हो पाया। नहीं तो शायद वो भी आज उसी श्मशान का हिस्सा बन चुका होता, एक और साया जो किसी और का इंतजार कर रहा होता। और सच बताऊं, अभी भी जब मैं ये आखिरी लाइन बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई हल्की सी आहट हुई है, जैसे कोई बहुत धीरे से चल रहा हो। या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है, पता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसी कहानियां सुनने के बाद इंसान अकेले अंधेरे में जाने से पहले 2 बार जरूर सोचता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो और अगर इसने आपको थोड़ा सा भी डराया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी डरावनी और सच्ची लगने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और हां, अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा अनुभव जो आपने खुद महसूस किया हो या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ हो, तो हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो और हम उसे पूरी दुनिया के सामने लाएं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन तब तक थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि हर सन्नाटा खाली नहीं होता और हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता। कभी कभी वहां कोई और भी होता है।